नमस्कार, सवाल इंडिया के में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया के साथ हैं। शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भोपाल दौरे की, जहां पर प्रधानमंत्री ने मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विपक्ष पर तीखा हमला बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2014 से 19 और 19 से लेकर अभी तक ज्यादा बेचैनी इस बार विपक्ष को हो रही है। उन्होंने कहा कि एक दूसरे को गालियां देने वाले आज एक साथ एक दूसरे के सामने नतमस्तक हैं। मोदी ने तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर विपक्ष को घेरा और कहा कि देश का भला तुष्टीकरण से नहीं बल्कि संतुष्टीकरण से होगा। प्रधानमंत्री ने 3 तलाक का जिक्र करते हुए कहा कि कुछ लोग 3 तलाक का फंदा लटकाकर मुस्लिम बेटियों पर हमेशा अत्याचार करने की खुली छूट चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समान नागरिक संहिता की भी खुलकर वकालत की और कहा कि देश 2 कानूनों से नहीं चल सकता। भारत माता की मुझे हृदय से भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ। कुछ लोग सिर्फ अपने दल के लिए जीते हैं, दल का ही भला करना चाहते हैं। वो ये सब इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें भ्रष्टाचार का, कमीशन का, मलाई खाने का, कटमनी का हिस्सा मिलता है। उन्होंने जो रास्ता चुना है उसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और ये रास्ता है तुष्टीकरण का, वोट बैंक का। जो भी 3 तलाक के पक्ष में बातें करते हैं, 3 तलाक की वकालत करते हैं, ये वोट बैंक भूखे लोग मुस्लिम बेटियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि मुसलमान बेटियों पर 3 तलाक का फंदा लटका कर कुछ लोग उन पर हमेशा अत्याचार करने की खुली छूट चाहते हैं। यही लोग 3 तलाक का समर्थन भी करते हैं। 2014 हो या 19, वो कितने ही घोर विरोधी थे, लेकिन उन दोनों चुनावों में हमने देखा कि इतनी छटपटाहट नहीं दिखी जितनी आज दिख रही है। जिन लोगों को कुछ लोग पहले अपना दुश्मन बताते थे, पानी पी पी कर कोसा करते थे, गालियां देते थे, अब उन लोगों को आगे जाकर वो साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, नतमस्तक हो रहे हैं। ये उनकी मजबूरी है।
ये विपक्षी दलों की इन हरकतों से उनकी घबराहट से साफ है कि देश की जनता ने 2024 के चुनाव में भाजपा को वापस लाने का मन बना लिया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से के राजनीतिक कार्यक्रम में 2024 के लिए बार बार ये शब्द आप सुनते रहेंगे कि उन्होंने उसका जो शुरुआत है, शंखनाद है, वो कर दिया और ये शंखनाद कई बार अब होता रहेगा जब तक चुनाव नहीं आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी निवास के रेनोवेशन से जुड़े हुए मामले में कथित अनियमितताओं को जांच के लिए अब जो सीएजी है वो जांच करेगा। प्रशासनिक और वित्तीय अनियमितताओं का होगा स्पेशल ऑडिट। दिल्ली के उपराज्यपाल ने गृह मंत्रालय को 24 मई को यह नोट भेजा था। गृह मंत्रालय से स्पेशल ऑडिट की सिफारिश की गई थी जिसको अब मंजूर कर लिया गया। सीधे चलते हैं, मेरे सहयोगी शरद इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद, ये जो पूरा मामला जब सामने आया था तो उस वक्त कई बार ये बात हुई कि मुख्यमंत्री को इस घर की आवश्यकता है, बेहतर उनका घर होना चाहिए, लेकिन क्योंकि बार बार आम आदमी पार्टी को इसलिए घेरा जा रहा था कि वो इन सब चीजों का एक जमाने में विरोध करते थे, औरों पर उन पे उंगलियां उठाते थे इसी तरह की विलासिता को लेकर। तो अब जब सीएजी के एक स्पेशल ऑडिट की बात हो रही है तो 2024 से पहले एक बड़ा मुद्दा बीजेपी के हाथ लग गया है। बिल्कुल, देखिए, एक तो नैतिकता की तो बात इसमें होगी ही कि पहले आप क्या कहा करते थे और अब आपने क्या किया है जब आप सत्ता में आए हैं। तो ये नैतिकता के आधार पर तो राजनीतिक रूप से बीजेपी घेरने की कोशिश करेगी ही और घेर भी रही है। लेकिन इसमें जो जिन पॉइंट्स के आधार पर या जिन तकनीकी कारणों के आधार पर ये सीएजी जांच की सिफारिश हुई है उसमें यह कहा गया है कि एक तो जो बात की गई इसमें केवल एक रेनोवेशन की बात की गई थी या एडिशनल अकोमोडेशन की बात की गई थी, लेकिन आपने पूरी की पूरी एक बिल्डिंग जो है अलग से इसमें खड़ी कर दी, एक नया निर्माण कर दिया। दूसरा, शुरुआती बात हुई थी कि 15 से 20 करोड़ रुपए की लागत आएगी, खर्चा होगा, लेकिन उसमें अलग अलग अमेंडमेंट्स होते रहे और इसमें जो है जो अलग अलग सुझाव है आते रहे, जिसकी वजह से जो अभी तक जो लागत है वो करीब 53 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। इतना जो है इसमें खर्च हो चुका है। तो सीएजी जो है इस मामले की ये जांच करेगा कि एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जो थे, जो नियम है, क्या उसका पालन किया गया है या नहीं किया गया है, और जो फाइनेंशियल इर्रेगुलरिटी के आरोप हैं वो इसमें कितने सही हैं। क्योंकि ध्यान रखने वाली बात है कि इर्रेगुलरिटी जो है वो करप्शन हो भी सकती है और नहीं भी। तो अभी तक जो जांच हुई है उसके ऊपर कोई भी आसानी से ये सवाल भी खड़े कर सकता है। जैसे डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हुई है विजिलेंस की, उसने ये अपनी रिपोर्ट दी है, तो उसमें ये आरोप लगाए जा सकते हैं कि क्योंकि अधिकारी जो हैं वो उपराज्यपाल के सीधा कंट्रोल में हैं, तो इसलिए उन्होंने इस तरह की लगातार रिपोर्ट दे ही रहे हैं। लेकिन अब जब सीएजी इस मामले की जांच करेगी और वो अपनी रिपोर्ट देगी तो उस पर सवाल उठाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि पूर्व में जब आम आदमी पार्टी नहीं बनी थी या आंदोलन जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन का शुरू हुआ था तो सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर ही जो है एक पूरा का पूरा आंदोलन खड़ा हुआ था और कांग्रेस के खिलाफ जो है उस समय पर माहौल बनाया गया था। तो अब सीएजी जो है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास की में जो निर्माण हुआ है उसकी जांच करेगा, उसमें जो अनियमितताएं हुई हैं उसकी जांच करेगा। शरद, आम आदमी पार्टी का इसके ऊपर रिएक्शन क्या रहा है? क्योंकि जब ये खबर आई थी भारतीय जनता पार्टी ने इसको पहले भी उठाया था, इसमें घोटाले की बात की गई थी, कई सारे आरोप आम आदमी पार्टी पे लगे थे, तब पूरी पार्टी ने एकजुट होकर तीखे तौर पर इसका बचाव किया था। उन्होंने कहा था कि नैतिकता की इसमें कोई बात नहीं है और साथ ही साथ इसमें वित्तीय अनियमितता की भी कोई बात नहीं है। आज इस पे क्या रिएक्शन रहा है आम आदमी पार्टी का? देखिए, अभी तक तो आम आदमी पार्टी का रिएक्शन आया नहीं है। संभव है कि अभी कुछ देर में बीजेपी इस पर अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। मनोज तिवारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। संभव है उसके बाद आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। लेकिन अभी तक आम आदमी पार्टी की तरफ से यही कहा गया है कि ये जो निर्माण हुआ है ये कोई निजी निर्माण नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने, मुख्यमंत्री ने, कोई अपने घर में नहीं लगाया है। उन्होंने डिपार्टमेंट से कहा था कि इसमें देखिए जरूरत है, तो उस हिसाब से ये सरकारी आवास है। अभी तक दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास या दिल्ली में
जो मुख्यमंत्री होता है उसका कोई एक डेजिग्नेटेड आवास नहीं हुआ करता था, तो ये आवास जो है ये बनाया गया। विजिलेंस की रिपोर्ट में भी ये बात जरूर मानी गई कि ये जो निवास था ये अपनी उम्र पूरी कर चुका था। 1942 के आसपास बताया गया है कि ये बना था और 55 साल यानी कि 1997 में अपनी उम्र जो है ये स्ट्रक्चर जो था अपनी पूरी कर चुका था। लेकिन सवाल इस बात को लेकर इसमें विजिलेंस में भी उठाए गए कि जो खर्चा है वो शुरुआत में कुछ था और जब आखिर तक जब इसका निर्माण हुआ तो ये 15-20 करोड़ का एस्टिमेट जो था वो 50 करोड़ के ऊपर पहुंच गया। सीएम का अपना आवास, साथ में जो सीएम का कैंप ऑफिस होता है, ये दोनों के निर्माण की बात हो रही है इसके अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया शरद हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हमें देने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेकर वापस आ रहे हैं, खबरों का सिलसिला जारी है। जुड़ी हुई एक और खबर आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में दो से जो खबर आ रही है, जहां बताया गया है कि गुरफान नाम का एक इनामी बदमाश है, उसको एनकाउंटर में उत्तर प्रदेश की एसटीएफ ने मार गिराया। आज सुबह डीएसपी एसटीएफ ने टीम के साथ की मुठभेड़ को अंजाम दिया। ढेर हुए बदमाश का नाम गुरफान बताया जा रहा है। मुठभेड़ के दौरान उसे गोली लगी थी। अस्पताल जाने पर डॉक्टर ने उसे हत्या, लूट, हत्या की प्रयास के 7 मामले इस बदमाश पर दर्ज थे। प्रयागराज पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम भी इस पर रखा हुआ था। वहीं सुल्तानपुर पुलिस ने 25,000 का इनाम इस पर घोषित कर रखा था। साल 2022 में गुरफान ने सुल्तानपुर में दिन दहाड़े पेट्रोल पंप लूटा था। वहीं गोली लगने के बाद एक पेट्रोल पंप के कारोबारी इसमें इस लूट कांड में घायल हो गया। अडानी समूह के प्रमुख गौतम अडानी ने कहा है कि समूह की सेहत इतनी अच्छी कभी नहीं थी। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारी सहयोगी साक्षी। गौतम अडानी ने कहा है कि हिंडनबर्ग की भ्रामक रिपोर्ट के बावजूद अडानी ग्रुप का कारोबार पहले से भी ज्यादा मजबूत हुआ है। अडानी ग्रुप के अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन जो हैं वो 36% जो हैं वो बढ़े हैं। टोटल इनकम जो है वो 96% जो है वो बढ़ा है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 218% से ग्रो हुआ है। तो ये जो फाइनेंशियल्स हैं वो क्या बता रहे हैं? वो ये बता रहे हैं कि टारगेटेड मिस इन्फॉर्मेशन की रिपोर्ट के बावजूद जो है कंपनी की परफॉर्मेंस कितनी अच्छी हुई है और जो ग्रुप का जो डीलेवरेजिंग प्रोग्राम था, यानी कि कर्ज कम करने का जो प्लान था, वो भी पूरी तरह से जो है हो चुका है। गौतम अडानी ने ये भी कहा है कि हर मुश्किल के बावजूद ग्रुप की परफॉर्मेंस और भी मजबूत और बेहतर हुई है। गौतम अडानी ने यह भी कहा है कि हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है वो एक तरह से एक कॉम्बिनेशन थी, लोगों को भ्रामक सूचनाएं देने के लिए और यहाँ तक कि जो अडानी ग्रुप की रेपुटेशन है और स्टॉक्स जो हैं उनको नुकसान पहुंचाने के लिए। वर्ल्ड कप के लिए महज 100 दिन बचे हैं और उससे पहले आईसीसी की ओर से ये चमचमाती ट्रॉफी सामने है, जिसके लिए सभी टीमें इस वर्ल्ड कप में भाग लेने वाली हैं। इस ट्रॉफी की भी अगर बात करें तो इसे एक बहुत ही ग्रैंड मैनर में लॉन्च किया गया। इसे 12,000 फीट धरती से ऊपर स्पेस पर इसे लॉन्च किया गया और अब अगले 100 दिनों के लिए 18 देशों में इस ट्रॉफी को ले जाया जाएगा। और इस ट्रॉफी की अगर बात करें, क्योंकि ज़्यादा समय हमें भी मिलता नहीं है या इतने ट्रॉफी के करीब नहीं आ पाते हैं, जो भी वर्ल्ड कप जीतता है, जो देश ने वर्ल्ड कप जीता है उस अनुसार उनके नाम यहाँ पर लिखे गए हैं। ऑस्ट्रेलिया देख रहे हैं हम, भारत के 2011 का भी नाम यहाँ पर लिखा गया है, 2015 में एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया और 2019 में इंग्लैंड। अब इसके बाद अगला कौन ये वर्ल्ड कप जीतता है, इसके लिए भी यहाँ पर स्पेस रखा गया है और इसी के लिए जो तैयारियाँ हैं वो हर एक टीम की रहने वाली है। जो मैचेस की बात करें तो ये पहली बार है कि ये जो पूरा वर्ल्ड कप है इसे भारत में खेला जाएगा। अहम मैचेस में पहली जो भारत की मैच है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है, वो अहमदाबाद में होने वाली है। इसके अलावा भी वो चेन्नई में होने वाली है। इसके अलावा भी अगर बात करें भारत और पाकिस्तान के बीच की जो मैच है उसे अहमदाबाद में खेला जाने वाला है। और इस वर्ल्ड कप के लिए ये जो सारी टीमें हैं उनके बीच ये लड़ाई रहने वाली है और पहली बार
इस वर्ल्ड कप को डिस्प्ले पर लाया गया है और अगले 100 दिनों में विश्व कप से पहले 18 ऐसे देश हैं जहां पर इस विश्व कप को ले जाया जाएगा ताकि जितने भी लाखों की संख्या में जो फैंस हैं वो इसे देख सकें। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। देश में शहरी विकास को एक नई दिशा देने और शहरों को आर्थिक विकास के सेंटर के तौर पर विकसित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित एक हाई लेवल कमेटी ने अपनी पहली रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। सरकार के सामने ये रिपोर्ट रखी गई है। एनडीटीवी से बातचीत करते हुए जो हाई लेवल कमेटी है उसके अध्यक्ष केशव वर्मा ने बताया कि तमाम सुझावों के बारे में विस्तार से चर्चा होगी। देश में शहरी विकास को एक नई दिशा देने के लिए केंद्र सरकार ने एक हाई लेवल कमेटी सेटअप किया था केशव वर्मा के अध्यक्षता में, और उसने एक रिपोर्ट दी है, बहुत ही डिटेल्ड रिपोर्ट, देश में शहरी विकास को किस तरह से बदला जा सकता है, बेहतर बनाया जा सकता है। मेरे साथ खुद केशव वर्मा जी मौजूद हैं। आपने अर्बन अथॉरिटी एक नया सेटअप करने की बात कही है, राष्ट्रीय स्तर पर और क्षेत्रीय स्तर पर भी। इसको कौन हेड करेगा, आपने क्या सिफारिश की है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, प्रशासनिक ढांचा कैसा होगा? देखिए, हेड क्या कौन करेगा क्या करेगा पता नहीं मुझे, क्योंकि ये तो हमारे माननीय मंत्री जी और सेक्रेटरी साहब जो हैं अर्बन डेवलपमेंट के वो डिसाइड करेंगे। लेकिन मैं मानता हूँ कि इसका जो चीफ पेट्रन है वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री को होना चाहिए, क्योंकि अगर ट्रांसफॉर्मेशन लाना है किसी चीज़ में तो उनकी खास ज़रूरत रहती है। तो मैं अब हेड तो उसमें तो सारे प्रोफेशनल लाए जाएं और अच्छी सैलरीज हों, अच्छे कॉम्पेंसेशंस हों, जिस तरीके प्राइवेट सेक्टर से वे हो रहा है, तो हम हाई क्वालिटी लेके आएंगे। अब फिर ये जो एजेंसी है ये सारी स्टेट्स को गाइड करेगी और वहाँ पर भी इस प्रकार की मिरर एजेंसीज बनाने की ज़रूरत है। मैंने अपनी कमेटी की रिपोर्ट में कहा है कि द प्रेजेंट स्ट्रक्चर ऑफ TCPO डज नॉट एक्चुअली एक्सप्रेस द फेस ऑफ मॉडर्न अर्बन इंडिया। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि अर्बनाइजेशन जो है इट इज़ अ फंडामेंटल इम्पेरेटिव। जो भी डेवलप कंट्रीज हैं, आप आज देखें वो 75% ज़्यादा डेवलप्ड है। दे हैव अचीव्ड economic growth, livelihood, skills and entrepreneurship and communication, everything in the cities. तो cities में jobs हैं और इन jobs को हमको stimulate करना है। आपने एक IAS और IPS की तर्ज पर एक ऑल इंडिया सर्विस सेटअप होना चाहिए, ये भी एक सुझाव दिया है। क्या आइडिया, क्या है, सोच क्या है इसके पीछे? भाई सोच सिंपल ये है कि अगर 50% हिंदुस्तान और उसके 8,500 शहर अर्बनाइजेशन की तरफ अग्रसर है तो उसके लिए एक बहुत ही हाई क्वालिटी सर्विस की ज़रूरत है। अब देखिए, इंजीनियरिंग सर्विस है, टेलीकम्युनिकेशन की सर्विस है, कई सर्विसेज हैं। ख़ास करके अर्बन प्लानर्स को और डिग्निटी और स्ट्रेचर देने की ज़रूरत है और इसको जल्दी करने मैं मानता हूँ कम से कम इसको बहुत कि करना चाहिए इस चीज़ को। एक मैं ख़ास बात आपको कहना चाहूँगा कि हम लोग सब, मैं भी IAS से हूँ, हम लोग जितने सिविल सर्वेंट्स हैं हम लोगों को रूरल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जाती है। अब पटवारी से शुरू करते हैं, फिर नायब तहसीलदार, फिर असिस्टेंट कलेक्टर बनते हैं, फिर कलेक्टर बनते हैं। हम लोगों को अर्बन डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी नहीं गई है और वो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जो अच्छा काम हो रहा है कभी कभी इट इज़ लाइक एक्सीडेंट ऑफ एफिशिएंसी, उससे हो जाता है। मगर ये ज़रूरी है कि हम ओरिएंट करें अपनी सिविल सर्विस को। इसके लिए भी मैंने एक रिकमेंडेशन की है कि ओरिएंटेशन का शुरुआत प्रधानमंत्री जी की तरफ से होना चाहिए, तभी होगा। हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो गुड़गांव से मेरे कैमरा सहयोगी संजय कौशिक के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया।